प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में ब्लड, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया कई बार, हमारे बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% ब्लड है। एक जवाब 7% ब्लड है। जो ब्लड होता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने वाली एक सेल है जिसका नाम है आरबीसी। क्या मैं सही हूं? जी हां। और आरबीसी के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। अरे जिसे आप क्या बोलोगे? हीमोग्लोबिन बोला जाता है। देखो, इजी से तेज की तरफ कैसे ले जाते हैं, यह चीज 360 डिग्री बताएगी। क्या इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन है? जी हां। हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती है। हीमोग्लोबिन में दो चीज क्या देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों? एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। अरे दूसरा नाम क्या होता है? ग्लोबिन। तो किसी भी कारण से अगर हमारे शरीर की आरबीसी टूटे, किसी भी कारण से, अब मैं यहां कारण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं किसी भी कारण से अगर हमारे शरीर की आरबीसी टूटे तो हीमोग्लोबिन टूटेगा। जी हां, हीमोग्लोबिन टूटते ही ग्लोबिन तो जाके लीवर में स्टोरेज हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर फेरस है, वो भी जाकर के लीवर में स्टोरेज हो जाएगा। और जो ये हीम होता है ये टूटता है बिलिरुबिन में, बिलिरुबिन में टूटता है। और ये बिलिरुबिन किस में टूटता है? बिलिरुबिन में टूटता है, बिलिरुबिन में टूटता है। और इनको कन्वर्ट करने का काम करने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है? लीवर। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर ब्लड के डिस्ट्रक्शन के बाद, अरे ब्लड सेल के डिस्ट्रक्शन के बाद हीम नाम के कंपोनेंट को, जिसे अपन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के रूप में देखते हैं, जिसे बोलते हैं बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन को बिलिरुबिन में कन्वर्ट कौन करता है? तो लीवर करेगा। जी हां। और ये बिलिरुबिन क्या करेगा? यूरिन में निकल जाएगा तो यूरिको बिलिनोजन, और स्टूल में पाया जाएगा तो स्टूल को बिलिनोजन कहलाएगा। और जब इस बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होगा तो बीमारी कहलाती है जॉन्डिस। तो अब कवि की कल्पनाओं को ले जाता हूं जॉन्डिस की तरफ। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। वो कहते हैं ना कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, और तू जरा सा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पे भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। हाँ, बिलिरुबिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वेल डन बेटा। अब आ जाओ मेरे ये सवाल पे। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है किसके बारे में? तो नियोनेटल जॉन्डिस बीमारी किसके बारे में लिखा है? नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में लिख दिया। क्या नियोनेटल जॉन्डिस को भैया जी अपन और किसके नाम से जानते हैं? तो भैया जी नियोनेटल जॉन्डिस बोल दो, या इसे जॉन्डिस बोल दो, या इसे क्या बोला जाता है? इक्ट्रिस। अरे इक्ट्रस के नाम से, और इसी को बोला जाता है कर्निक टेरस, कर्निक टेरस के नाम से। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इक्ट्रिस बोलो, कर्निक टेरस बोलो, नियोनेटल जॉन्डिस बोलो। क्या ये तमाम बीमारियां सेम है? जी हां। यानी बच्चे में, छोटे बच्चों में पाया गया पीलिया। अब क्या पीलिया या क्या नहीं पीलिया, तो बात को ढंग से सुने। नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बता दी बिलिरुबिन की। अब क्या देखने को मिलता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति को जॉन्डिस कब बोला जाएगा, व्यक्ति को जॉन्डिस कब बोला जाएगा, तो प्यारे दोस्तों एडल्ट के अंदर, अगर एडल्ट के अंदर सीरम बिलिरुबिन लेवल 2 mg/dl से ऊपर निकल जाए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा लेकिन चैलेंज करता हूं पूरे के पूरे टॉपिक को नस्तनाबूद कर दूंगा। अगर एडल्ट के अंदर बिलिरुबिन का लेवल 2 mg/dl से ज्यादा, और भैया जी नियोनेट के अंदर अगर आपसे पूछे तो जवाब देना मोर देन 5 mg/dl से ज्यादा हो जाना जॉन्डिस है। तो पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कब पीलिया कब बोला जाएगा, तो पुरुषों और महिलाओं में, एडल्ट में, वयस्क में 2 से ऊपर और बच्चों में 5 के ऊपर। अब जो बच्चों के अंदर जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है वो 2 प्रकार का होता है। नियोनेटल जॉन्डिस 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है प्यारे दोस्तों फिजियोलॉजिकल, पहले वाला कौन सा लिख रहा हूं? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और दूसरा कौन सा लिखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। और दूसरा क्या लिखा जाता है? पैथोलॉजिकल। तो नाम के आधार पे पता चलता है, फिजियोलॉजिकल का मतलब शरीर की, अरे शरीर के फंक्शन के आधार पे। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी का मतलब स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी का मतलब बॉडी के फंक्शन के आधार पे अगर आपको पीलिया हो रहा है। फंक्शन का आधार बोले तो भैया जी जब बच्चा पैदा होता है तो एक तो इमेच्योर लीवर है, तो बिलिरुबिन का कन्वर्टेशन ढंग से नहीं होगा, कारण ठीक है। दूसरा, नॉर्मल इंसानों की तुलना में बच्चे में आरबीसी ज्यादा होती है, बच्चे में आरबीसी ज्यादा होती है, 6 to 8 मिलियन आरबीसी होती है, और आरबीसी का लाइफ स्पान कम होता है, इसलिए उनमें क्या मिलता है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी एंड इमेच्योर लिवर, 3 आर कॉजेज ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस।
अब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब देखने को मिलता है? तो भैया जी बर्थ से लेकर के, अरे ये कब देखने को मिलता है? मोर देन 24 आवर्स देखने को मिलता है। और मोस्टली आपको कब देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा 24 से लेके 30 घंटे पे, सॉरी 30 से लेके 72 घंटे पे ये आपको देखने को मिलता है। तो अगर किसी भी बच्चे के जीवन के 24 घंटे के बाद अगर उससे पीलिया होता है तो वो फिजियोलॉजिकल, और अगर किसी भी बच्चे के 24 घंटे के अंदर अंदर उससे पीलिया होता है तो वो पैथोलॉजिकल कहलाता है। फिजियोलॉजी के कारण समझ में आ गए? हाँ, पैथोलॉजी का कारण है बच्चे और मां का खून मैच नहीं किया, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, मां और बच्चे के ब्लड ग्रुप का मैच नहीं होना, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। इसके अलावा कोई और सेलुलर डिस्ट्रक्शन है, यूडीपीजीटी एंजाइम की कमी है, ट्रम सट्रम कमियां है, इनके कारण बच्चे में क्या होता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। कौन सा गंभीर? पैथोलॉजिकल। कौन सा अच्छा? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कब देखने को मिलता है? 24 घंटे के बाद, ज्यादातर 30 से 72 घंटे में। यहां बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है? मोर देन 15, या आप बोल सकते हो यहां लगभग आपका 15 और लेस देन 15 mg/dl तक बिलिरुबिन का लेवल है। यहां क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। अरे ध्यान रखिएगा, 15 mg/dl क्रॉस हो जाता है, बोले तो 20 पहुंच जाता है। अगला पॉइंट ढंग से सुनिएगा, मैंने यहां पर क्या बता दिया? अगर बच्चे का बिलिरुबिन 15 या 15 से कम है, अगर बिलिरुबिन 15 या 15 से कम है, वो ज्यादातर यहां देखने को मिलता है। अगर एग्जामिनर पूछे क्या फिजियोलॉजिकल में 15 क्रॉस होगा? नहीं होगा, यहां 15 क्रॉस हो जाएगा जी, यहां 15 mg/dl वाला लेवल क्रॉस हो जाएगा। चलो, तो यहां अपने को पता चल गया कि खतरनाक कौन सा है और कॉमन कौन सा है। क्लियर है? यहां पे बोलूंगा तो बोल सकता हूं नो नीड ट्रीटमेंट, इसके लिए इलाज नहीं चाहिए। अरे नो नीड फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, और यहां क्या बोलूंगा? ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। और यहां मैंने क्या बोल दिया? इलाज जरूरी है। साइन एंड सिम्टम में मैं टाइम पास नहीं करूंगा प्यारे दोस्तों। आपको पता है कि पीलिया होगा तो स्क्लेरा येलो होगा, स्किन येलो होगी, नेल येलो होंगे, लिप येलो देखने को मिलेगा। यूरिन मरीज में क्या देखने को मिलता है? येलो कलर का यूरिन देखने को मिलता है। अंकिता बेटा लाइव क्लास में एग्जैक्ट टाइम इंटरेक्ट करो। आपको पता है कि रैशनल बहुत प्यारा निकाला जा रहा है, नॉर्मल वैल्यू मैंने लिखवा दी, अभी रिवाइज कराता हूं, वापस जुड़े रहना बेटा। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूं? शरीर येलो पड़ गया, मरीज में क्या हो गया? अंबर कलर यूरिन देखने को मिल रहा है। अरे क्या देखने को मिलता है? अंबर कलर यूरिन देखने को मिलता है, क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। ऑल दीज द साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू जॉन्डिस। इसके अलावा उल्टी उल्टी देखने को मिल रही है। जी हां, अब याद रखिएगा 20 mg से ऊपर चला जाना कर्निक टेरस कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्निक टेरस कहलाता है। व्हाट इज ए कर्निक टेरस? तो इसी को आप बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, बता दिया बेटा, क्ले कलर। ध्यान रखिएगा, यहां मैंने क्या बोल दिया? अगर व्यक्ति में बिलिरुबिन का लेवल 20 mg/dl से ऊपर चला जाएगा वो कर्निक टेरस कहलाएगा, या उसी का दूसरा नाम क्या लिखोगे? बिलिरुबिन। अरे बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी, बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी कहलाता है। अरे क्या कहलाएगा? बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी के नाम से जाना गया, बोले तो दिमाग में चढ़ गया, मामला गड़बड़ है। बहुत बढ़िया। अब ये देखने के बाद इनिशियली असेसमेंट कर लिया, अब आपका मन करेगा, मन में लड्डू फूटा डायग्नोसिस, तो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस देखने को मिलता है, जिसे बोला जाता है सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन इज ए कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। सीरम बिलिरुबिन को अपन किसके नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कन्फर्मेटरी के नाम से जाना जाता है। अरे ये किसके नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाता है? कन्फर्मेटरी। अगले नंबर पे सर यहां कौन कौन सा चेक कर सकते हो? तो याद रखिएगा कर्मर इंडेक्स। अरे इस व्यक्ति में क्या देख सकते हो प्यारे दोस्तों? कर्मर इंडेक्स देखा जाता है। क्या होती है कर्मर इंडेक्स? तो हमारे शरीर को कुछ टुकड़ों में तोड़ के बिलिरुबिन का लेवल देखा जाता है। शरीर को कुछ टुकड़ों में तोड़ के बिलिरुबिन का लेवल देखा जाता है, यानी मान लीजिएगा कि ये गोलगप्पा है आपका। अरे ये क्या देखने को मिलता है? गोलगप्पा देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्यारे दोस्तों इसके चेहरे वाले में जॉन्डिस के लक्षण दिख रहे हैं तो 5 mg है। ध्यान रखिएगा, वहीं पे ये बीमारी अम्लाइकस तक पहुंच गई तो इसे बोलोगे 10 mg। ठीक है, अगर ये थाई तक पहुंच गई, मिड थाई तक, तो 12 mg। क्लियर है? 12 mg/dl। वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर मैं इसके जॉन्डिस को कंटिन्यू करूं, ये रहा इसका पैर, और ये रहा इसका दूसरा पैर, ये रहा इसका हाथ,
और ये रहा इसका दूसरा हाथ। तो प्यारे दोस्तों, अगर कहां पहुंच गया, रिस्ट तक पहुंच गया, अरे ध्यान रखिएगा, रिस्ट तक पहुंच गया तो ये क्या कहलाएगा, 15 mg/dl कहलाएगा। और वहीं पे अगर आपके इस मरीज के हाथ की हथेलियां और पैरों की पतेलियों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, हाथ की हथेलियां और पैरों की पतेलियां हो गई, तो मोर देन 15 mg/dl, अरे मोर देन 15 mg/dl देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अरे सर सीएचओ बैच कब से स्टार्ट होगा? बेटा स्टार्ट हो चुका है सीएचओ का बैच, 10 तारीख से दिल्ली ऐप पे क्लासें हो रही है। कृपया जुड़ करके तैयारी को मजबूती दे। ये कहां लिख रहा हूं, ये फेस वाले एरिया में लिख दिया। ये कहां लिखा, तो 8 अम्लाइकस। अगर आपके अम्लाइकस तक येलोइशनेस आ गई तो समझ लेना 10। ये कहां बोल दिया मैंने, मिड थाई बोल दिया। ये कहां तक पहुंच गया, मिड थाई, आधी थाई तक। ये कहां तक पहुंच गया, तो ध्यान रखिएगा रिस्ट। और कहां तक देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा रिस्ट वाला एरिया या एल्बो। अरे ध्यान रखिएगा, एल्बो और रिस्ट वाला देखने को मिलता है। और यहां क्या देखने को मिलता है, पाम एंड शोल, हथेलियां और पतेलियां, पाम एंड शोल तक इन्वॉल्वमेंट हो गया। ये 15 mg से ऊपर चला जाएगा, इसको कर्मर इंडेक्स कहते हैं। अरे इसको क्या बोला जाता है, कर्मर इंडेक्स बोला जाता है। किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। हाँ बेटा ये 10 mg यहां तक लिखा है, देख लेना, अम्लाइकस लिख दिया। इसके बाद में और क्या तरीका हो सकता है, तो इसे बोला जाता है इंग्राम इक्रेक्टोमीटर। इंग्राम इक्रेक्टोमीटर बोला जाता है। ये क्या होता है, फेयर एंड लवली के डब्बे पे चिपकी हुई जो चाती होती है, बस वैसा ही एक रंगीन चित्र होता है। अरे जिसके ऊपर अलग अलग कलर कोड बना रखे हैं, तो इसको चेक करने के लिए चमड़ी के ऊपर जोर से दबा के कलर मैच किया जाता है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज ए इंग्राम इक्रेक्टोमीटर, तो बोलना इट इज ए कलरफुल स्केल दैट शुड बी यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ बिलिरुबिन विद मैचिंग द कलर ऑफ स्किन। आप इस इंग्राम इक्रेक्टोमीटर वाली स्केल को लोगे, मेरी चमड़ी पे जोर से दबाओगे, मेरी चमड़ी से कलर को मैच करोगे, इसके ऊपर मार्किंग लिखी हुई है, जहां कलर मैच कर जाए बता देना उतना mg मामला सेट है। लेकिन सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए जवाब क्या दोगे, सीरम बिलिरुबिन लेवल। डायग्नोसिस क्लियर हुआ? जी हाँ। उसके बाद में मैनेजमेंट में अगर मैं घुसूं, तो भैया जी जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसके लिए इलाज करना ही नहीं है। मां को एक चीज एडवाइज करो कि बच्चे को दूध पिलाते रहो, जितना दूध पिएगा उतना यूरिन करेगा, उतना फीकल कंटेंट पास करेगा। जितना यूरिन और जितना फीकल कंटेंट पास करेगा, जितना यूरिन और जितना फीकल कंटेंट पास आउट करेगा, उतना बिलिरुबिन शरीर से बाहर निकल जाएगा और मामला सेट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, चलेगा। इसके अलावा अगर उसमें कुछ काम करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, तो ध्यान रखिएगा उसमें फोटोथेरेपी दे सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजियोलॉजिकल का इलाज क्या है, तो पहला मेरा शब्द कोई इलाज नहीं है, नो नीड, जरूरत नहीं है। फिर भी आप बोलो नहीं सर हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो पहला जवाब देखने को मिलता है ब्रेस्ट फीड। पहला जवाब क्या आएगा, ब्रेस्ट फीड। और दूसरा तरीका क्या रहेगा, फोटोथेरेपी। और दूसरा तरीका क्या देखने को मिलता है, फोटोथेरेपी। लेकिन वहीं पे अगर आपने बोल दिया सर कंडीशन तो पैथोलॉजिकल है, कंडीशन पैथोलॉजिकल है, तो इलाज चाहिए, जरूर चाहिए, वरना राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे पैथोलॉजिकल में क्या इलाज होगा, तो याद रखिएगा फोटोथेरेपी देखने को मिलना चाहिए। इसके अलावा क्या मिलना चाहिए, तो अरे एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अरे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज। और तीसरे नंबर पे क्या लिख सकते हो, इसे ब्लड एक्सचेंज बोल दो। इसे क्या बोल दोगे, ब्लड एक्सचेंज। और तीसरे नंबर पे क्या बोलोगे, फार्मेकोलॉजिकल। तीसरे नंबर पे फार्मेकोलॉजिकल। तो ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर पे बोल दिया फार्मेकोलॉजिकल। आप मुझे बताओ क्या इसको लिख के बताऊं या वर्बली बोल दूं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। धुआंधार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अरे जमीन पे बैठ गए क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। ये राफेल सेशन है या कमेंट बॉक्स अटकना नहीं बल्कि अटक से कटक तक जाना चाहिए। लिखना है या वर्बली लपेटना है, जल्दी से सेकंडों में बोलो। पूरा का पूरा जॉन्डिस नस्ते नाबूद हो गया, 3 पॉइंट बच गए। वर्बली बोलना है तो बोल दूं, लिखना है तो लिख दूं।
चलो वर्बली बात को सुनो। सबसे पहला फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी का मतलब इट इज ए वेव थेरेपी दैट शुड बी कन्वर्ट द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू कॉन्जुगेटेड। हमारे शरीर के अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में करके शरीर से निकालने का तरीका फोटोथेरेपी कहलाता है। फोटोथेरेपी के अंदर अगर अपन बात करें तो वैसे 8 प्रकार की लाइट काम में लेते हैं, लेकिन मोस्टली 2 होती है, ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू कलर की लाइट होती है वो मोर पावरफुल होती है, लेकिन उसके साथ साइनोसिस पहचानने में दिक्कत है। क्लियर है। दूसरे नंबर की व्हाइट कलर की लाइट है वो लेस इफेक्टिव होती है, यानी लेस इफेक्टिव है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन ऑफ साइनोसिस होती है। 2 काम क्लियर हुए जी। आप फोटोथेरेपी लगाने में जो वेव होती है उस वेव में विड्थ कितनी होती है, तो 420 से 6 अरे 420 से लेकर के 600 नैनोग्राम की लाइट मरीज में डाली जाती है। मरीज और फोटोथेरेपी के बीच में, अरे मरीज और फोटोथेरेपी के डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर का। 55 नहीं होगा बेटा, 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बोले तो 45 सेंटीमीटर। ये 2 तरीके से देते हैं, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड। सिंगल साइड देते हैं तो मरीज के ऊपर से लाइट गिराओ, डबल साइडेड देनी है तो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पे मरीज को सुला के ऊपर और नीचे से लाइट डालो। फोटोथेरेपी 2 प्रिंसिपल पे काम करता है, फोटो ऑक्सीडेशन और फोटो आइसोमराइजेशन। फोटो आइसोमराइजेशन मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो तरीका काम में लेते हैं बोले तो मैकेनिज्म। फोटो ऑक्सीडेशन एंड फोटो आइसोमराइजेशन। बेस्ट कौन सा, आइसोमराइजेशन। चलो फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो देते टाइम बच्चे की आंखें कवर करनी है और पेरिनियम, बाकी पूरा बॉडी एक्सपोज करना है। फोटोथेरेपी के साथ बच्चे की पोजीशन को बार बार चेंज करें, बच्चे को दूध पिलाएं, बच्चे में हाइड्रेशन लेवल देखें, मरीज में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, यूरिन आउटपुट वगैरह बच्चे में मॉनिटर करें। और फोटोथेरेपी के कारण बच्चे की चमड़ी के नीचे ब्रॉन्ज कलर दिख सकता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कहलाता है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, तो डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन बेनेथ द स्किन। तो उसको फोटोथेरेपी को बंद करके बच्चे को फ्लूइड दो ताकि ठीक हो जाएगा। अगला नाम है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बच्चे के शरीर में नॉर्मली ब्लड होता है 80 ml पर केजी बॉडी वेट। अपने को खून को चेंज करना है, इसलिए अपने को चाहिए 160 ml पर केजी बॉडी वेट। जितना चाहिए उतना ब्लड ले लो। बच्चे के वजन से, अरे बच्चे के वजन के अनुसार 160 ml पर केजी आपने ब्लड ले लिया। जी हाँ, बच्चे में ट्रिपल ल्यूमन कैनुला लगाना है, 10 ml विड्रॉल करना है, डिस्कार्ड करना है, 10 ml पुश करना है। अरे जो शरीर में वो 10 ml निकालो, बाहर से 10 ml पुश करो। और ऐसा कारनामा आप जब तक आपके पास में जितना खून है वो खत्म नहीं हो जाता करते रहो। ये आपका मेथड कहलाता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ध्यान रखिएगा, हर 50 ml के बाद 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट मरीज को देना है। कितना देना है, 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है ताकि कैल्शियम की कमी नहीं आ जाए। फ्रेश ब्लड काम में लेना है। ये वाले मेथड का कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और इसके अलावा एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेज हैं, तो थोड़ी सावधानी रखें। अगला नाम है फार्मेकोलॉजिकल। तो दवाई कौन सी दें, तो एंटी सीजर मेडिकेशन देते हैं जिसका नाम है फिनोबार्बिटोल। कौन सी दवाई देते हैं, फिनोबार्बिटोल। और फिनोबार्बिटोल जाकर के हमारे शरीर में क्या करती है, UDPGT नाम के एंजाइम को स्टिमुलेट करती है। अरे कौन से एंजाइम को, UDPGT नाम के एंजाइम को स्टिमुलेट करती है जो लीवर को मैच्योर बनाने में मदद करेगा। तो ये 3 तरीके इसमें काम में लेंगे, उसमें 2 तरीके काम में लेंगे। रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। बोलो आज के आनंद की जय।